क्या चल रहा था जी? हो गया समाप्त की, अभी चल रहा था। क्या पढ़ा रहा था उसमें? क्या? खिलजी वंश? मैं क्या पढ़ा रहा था? नेशनल इनकम। अच्छा। चलिए लिखिए तो पहले राष्ट्रीय आय, एक में लिखेंगे आय विधि। हाँ तो आय विधि लिखकर डैश मारेंगे, लिखेंगे उसमें आय विधि में लिखेंगे इस विधि के तहत, इस विधि के तहत अर्थव्यवस्था में, इस विधि के तहत अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की आय को जोड़कर, सभी व्यक्तियों की आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की जाती है। इसी में लिखेंगे व्यक्ति, व्यक्ति राष्ट्रीय आय, व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या बोला हूं मैं, एक बार बोलिएगा। व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन, व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन में, राष्ट्रीय उत्पादन में अपनी स्वयं की सेवाओं, अपनी स्वयं की सेवाओं और और संपत्ति, और सेवाओं और संपत्ति जैसे भूमि एवं पूंजी की, भूमि एवं पूंजी की सेवाओं का योगदान करके, सेवाओं का योगदान करके आय अर्जित करता है, आय अर्जित करता है, योगदान करके आय अर्जित करता है। नीचे लिखेंगे राष्ट्रीय आय बराबर, राष्ट्रीय आय बराबर, राष्ट्रीय आय बराबर सैलरी, सैलरी लिखेंगे, सैलरी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, वेतन, वेतन प्लस लाभ, प्लस लाभ प्लस पर्सनल इनकम, प्लस पर्सनल इनकम प्लस रेंट प्लस में इंटरेस्ट, ब्याज। हम्म ठीक है, आगे लिखेंगे व्यय विधि, व्यय विधि लिख कर डैश मारेंगे। लिखेंगे इसे, इसे कुल व्यय विधि, इसे कुल व्यय विधि भी कहा जाता है, इसे कुल व्यय विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय, आय या तो उपभोक्ता, उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करता है,
उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पे खर्च करता है, या बचत और निवेश करता है, या बचत और निवेश करता है, पर खर्च करता है, या बचत या निवेश करता है, या बचत या निवेश करता है। ठीक है, उसमें लिखेंगे इसी में नेक्स्ट आगे, इसी में राष्ट्रीय आय बराबर, राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय, सरकारी व्यय प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा कौन विधि था, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में लिखेंगे इसे आउटपुट मेथड या आउटपुट विधि भी कहा जाता है, इसे आउटपुट मेथड या आउटपुट विधि भी कहा जाता है। इस विधि के तहत, इस विधि के तहत वर्ष के दौरान, इस विधि के तहत वर्ष के दौरान, वर्ष वर्ष ईयर, वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादित, उत्पादित वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं, या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्यों को जोड़कर, मूल्यों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसे, इसी में इसे मूल्य वर्धित विधि, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मूल्य वर्धित वृद्धि, सॉरी वृद्धि नहीं, विधि, विधि, ग्रॉस वैल्यू एडेड मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं, मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे, मैं बोला हूं कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। एक मैंने बताया था आय विधि, ठीक है, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा है उत्पाद विधि, उत्पाद विधि। थोड़ा अच्छे समझेंगे यहाँ पे। बोल रहा है कि जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जब भी हम लोग नेशनल इनकम की गणना करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग इसमें 3 विधि का प्रयोग करते हैं। तो बोल रहा है कि आय विधि में किन किन चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, अगर हम लोग कहीं पे पैसा, अगर हम लोग लोन दिए हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, वो पैसा आ सकता है। रेंट का पैसा आ सकता है। अगर हम लोग किसी कंपनी में अपना पैसा लगाए हैं, शेयर किए हैं, तो उसमें से लाभ आ सकता है, उसमें से लाभांश मिल सकता है। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा जो सैलरी बनेगा वो सारा का सारा चीज़ इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। कोई दिक्कत आय विधि में? तो आय विधि में सिंपल समझ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो जैसे मान सकते हैं यहाँ पे कि रेंट से पैसा आ सकता है, प्लस में यहाँ पर इंटरेस्ट से पैसा आ सकता है, ठीक है ना।
ये इसमें हम लोग पर्सनल इनकम, यहाँ से पैसा आ सकता है, यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट से पैसा आ सकता है, यानी लाभ से पैसा आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे डिविडेंड से भी पैसा मिल जाए, आ जाए, यानी लाभांश से पैसा आ सकता है। ये सारे के सारे जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। कोई दिक्कत समझने में? अब व्यय विधि के बारे में बात कर रहा है, तो व्यय विधि में सिंपल ये बोल रहा है यहाँ पे कि व्यय पैसा, अपने पैसे को कहाँ कहाँ हम लोग खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हम लोग अगर कोई भी चीज हम लोग कंज्यूम करेंगे, कोई भी चीज हम लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर पैसा खर्च होगा, या अगर हम लोग कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा हम लोग खर्च हो सकता है, ठीक है। या हम लोग अगर पैसे को सेविंग करके रखे हैं, तो सेविंग करके रखे हैं तो इसमें नहीं है, आय में नहीं है, वो व्यय में जाएगा। सेविंग करके रखे हैं तो अगर सेविंग करके रखे हैं वो भी इसमें आ सकता है पैसे। पहले क्या होता था कि लोग जो पैसा होता था वो जमीन के अंदर रख देते थे, जो लोग बाद में लोगों को मिलता गया, लोग जैसे कहानी बनाते हैं, सही या गलत जो भी हो, लेकिन मिलता है। तो सारे अब क्या होता है कि अब जो लोग जो पैसा रखता है अब जमीन के अंदर नहीं रखते हैं, या तो अपने पास रखेंगे, और खासकर लोग आजकल अपने पास भी पैसा नहीं रखते हैं, पैसा लेकर बैंक में जमा करते हैं। अगर सरकार कहीं कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार के द्वारा की जाती है, ये सारे के सारे व्यय विधि के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? अब यहाँ पे बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि को हम लोग जीवीए भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है ना। ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हम लोग इसको जीवीए बोलते हैं। अब इस जीवीए में होता क्या है, थोड़ा चीजों को समझेंगे एक बार। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति कॉटन का उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना, कॉटन का उत्पादन कर रहा है, और ए बेचा अपने कॉटन को 1,000 रुपया में। किसको बेचा है? बी को बेचेगा। अब वो बी क्या करेगा कि उस कॉटन से थ्रेड बनाएगा, यानी धागा बनाएगा। ये मान लेते हैं कि ए बेचा 2,000 रुपया में। किसको बेचा? ये सी को बेचा, और सी इसे शर्ट्स बना ले रहा है, मान लें कि शर्ट बना रहा है, और उसको बेचा ये 3,000 रुपया में। 3,000 रुपये में बेचा, हो सकता है कस्टमर खरीदेगा, उसका व्यय होगा। तो यहाँ पे कस्टमर मान लीजिए कि 3,000 रुपये में चीज़ों को खरीदा। अब यहाँ पे बात ये करना है कि यहाँ पे जीवीए कितना होगा, या जीवीए 6,000 होगा, या जीवीए 4,000 होगा, या जीवीए यहाँ पे 3,000 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि बोल रहा है कि उत्पाद विधि में अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो उत्पाद विधि को हम लोग जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू। कितने किसी भी उत्पादन किए गए कोई वस्तु है या प्रदान की गई अगर कोई सेवा है, तो उसमें कितना वैल्यू को ऐड किया गया है। तो 1,000 रुपया तो ये तो ऐड होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट बार है ये, तो यहाँ पे ऐड होगा। अब इस सेकेंड बार यहाँ पर चीजों को समझेंगे, जब जब कोई चीज नई बार क्रिएट होगी अर्थव्यवस्था में, उन सारे चीजों को हम लोग जीवीए के अंतर्गत रखेंगे। कोई भी चीज अगर पहली बार क्रिएट हो रही है तब उसको हम लोग जीवीए के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर बाइक पहली बार खरीदा 20,000 रुपया में, तो 20,000 रुपया जीवीए में जाएगा, कोई दिक्कत। अगर उस बाइक को अगर 10 बार बेचा गया, 10 बार खरीदा गया, तो जीवीए में ऐड नहीं होगा, क्योंकि पहली बार वो बाइक खरीद लिया गया है। लेकिन अगर आपका बाइक नहीं बिक रहा है और तीसरा कोई दलाल आया और बोला कि भाई ठीक है, तुम मुझे 1,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा बाइक बेचवा दूंगा, अगर नहीं बिक रहा है तो दलाल का एक्सपेंडिचर पहली बार आ रहा है, तो उसको उस पैसे को हम लोग जीवीए में ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी खर्च अगर पहली बार क्रिएट हो रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जीवीए बोलेंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे 1,000 रुपये का कॉटन बेचा गया बी को, तो 1,000 रुपये कॉटन बेचा गया, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1,000 रुपया लिख दे रहा हूँ। अब 1,000 रुपया बेचा गया, अब ये क्या किया कि 1,000 रुपये से इसको ये बेचा 2,000 रुपया में, तो 1,000 रुपये तो कॉटन का पैसा पहले चला गया है। पहली बार क्या क्रिएट हो रहा है, 1,000 रुपया और क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है ना इसमें, तो 1,000 रुपया हम लोग यहाँ पर ऐड फिर करेंगे। और ये बेचा 2,000, वो बेचा 3,000 रुपया में, तो 2,000 रुपये तो पहले दे चुका है, तो अब इसमें कितना एक्स्ट्रा है, मात्र 1,000 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 1,000 रुपये हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 3,000। यानी ये 4,000 और 6,000 जीबी नहीं होगा, जीबी यहाँ पर होगा कितना 3,000 रुपया। तो इसी को हम बोलते हैं उत्पाद विधि। क्या इस बात को समझ गए? किसी को डाउट है समझने में यहाँ पे? हाँ, सिंपल नहीं, अंतिम उत्पाद यहाँ पे तो कर दिया ना। मान लो यहाँ पे अगर मैं 4,000 कर देता तब तो एक्स्ट्रा अलग हो जाता ना। मानिए अब 3,000 किया हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 4,000 रुपया कर देता तो एक एक दो और दो 4,000 रुपया तो आंसर हो जाता, कोई दिक्कत? यानी बोला है सिंपल कि जो चीजें अंतिम उपभोक्ता के पास जाएगी, ठीक है ना, और अगर वो 4 स्टेज से होकर चीजें गुजरी है, तो जब जब उसमें कुछ नया ऐड होगा उसी को केवल हम लोग ऐड करेंगे, पुराने पेमेंट को हम लोग नहीं ऐड करेंगे। यही सिंपल जीवीए कहता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझेंगे हम लोग, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय, इसका मतलब क्या होता है? तो प्रयोज्य आय का सिंपल मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो अगर किसी व्यक्ति का जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम है, उस पर्सनल इनकम में से जब वो आदमी डायरेक्ट टैक्स को पे कर देगा, डायरेक्ट टैक्स को पे करेगा, तो जो चीजें बचेगी उसी को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये बहुत आसान है, इसके अलावा बहुत सारा चीज इसमें देगा। सिंपल यहाँ पे दे सकता है, सिंपल यहाँ पर ये दे सकता है कि पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स न देकर यहाँ पे अन्य प्रकार के कुछ पेनाल्टी ये सब लगा दे सकता है, तो भी बात सही है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपका इनकम 1,00,000 रुपया है महीने का, तो 1,00,000 रुपया आपका होल ग्रॉस इनकम है। उस ग्रॉस इनकम में से आप टैक्स भी सरकार को पे करेंगे। आप हो सकता है कि उसमें से कुछ पेनाल्टी लग गया, आप लोग वो पे कर दिया। आप ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट नहीं कर रहे हैं, टीटी पकड़ लिया, उसमें 200-400 रुपया देंगे। यानी सारा चीज देने के बाद आपके साथ जितना पैसा आपके घर के तक पहुंच जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसके बारे में लिखेंगे एक लाइन डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, लिखेंगे कि प्रयोज्य आय से, इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, लिख लिए हैं, हाँ तो लिखेंगे प्रयोज्य आय से तात्पर्य उस राशि से है, प्रयोज्य आय से तात्पर्य उस राशि से है जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास, जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास अपनी कुल आय में कर यानी टैक्स, कर और आवश्यक व्यय
कर और आवश्यक व्यय ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे किराया, ब्याज इत्यादि। आवश्यक व्यय घटाने के बाद बचती है, उसे ही प्रयोज्य आय कहा जाता है। दिक्कत एक टर्म और यहाँ पर आता है, उस टर्म को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो यहाँ बात करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल मतलब होता है कि नॉमिनल जीडीपी बट्टे में रियल जीडीपी इंटू 100, इसी को हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी को हम लोग ऊपर रखते हैं, यानी इसको हम लोग सांकेतिक जीडीपी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सांकेतिक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सांकेतिक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी इंटू 100। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? इससे प्राप्त होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसके बारे में लिखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में चालू मूल्यों पर, यानी मार्केट प्राइस, चालू मूल्यों पर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का आधार वर्ष के दौरान, और ऐसे लिखेंगे, क्या बोला हूं थोड़ा बोलिएगा। मूल्य, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको मूल्य करेंगे, फिर लिखेंगे आधार वर्ष के, उसी में कंटिन्यू मूल्यों का आधार वर्ष के दौरान, यानी बेस प्राइस के बारे में बात कर रहा है। आधार वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का अनुपात है। कोई दिक्कत? तो यानी मतलब वही मैं लिखवा दूं जो यहाँ पे है, सिंपल यही बात लिखवाया हूँ कि भाई अगर जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, तो जीडीपी के बारे में सिंपल बात बोला है कि जब जीडीपी को हम लोग मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, ठीक है ना, और उसी जीडीपी को जब हम लोग आधार वर्ष यानी बेस प्राइस पर या फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे, बात बराबर है, फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे और उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, इससे जो प्राप्त होगा इसी को हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। कोई दिक्कत? इसी को क्या बोला जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक आता है रियल जीडीपी। जिसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक जीडीपी। रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी। और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी, यानी सांकेतिक जीडीपी।
अब देखेंगे जो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी है या रियल जीडीपी है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे रियल जीडीपी का जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, रियल जीडीपी का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो हमेशा आधार वर्ष पर किया जाता है, बेस ईयर पर, आधार वर्ष पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। कोई दिक्कत? अगर वहीं पे जब भी हम लोग नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा बाजार मूल्यों पर की जाती है, या चालू मूल्य या बाजार मूल्य बात बराबर है, बाजार मूल्यों पर की जाती है, यानी मार्केट प्राइस पर की जाती है। दूसरा बात यहाँ पे समझेंगे, इसके जो डाटा होता है, इसके जो आंकड़े होते हैं, इसके जो आंकड़े होते हैं वो विश्वसनीय माने जाते हैं। विश्वसनीय यानी इस पे फेथफुल, इस पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन इसके आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं, विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इसका जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं, और इसमें यानी रियल जीडीपी में इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन्फ्लेशन ऐड नहीं होती है, ऐड नहीं होती है। लेकिन सांकेतिक जीडीपी में इसमें इन्फ्लेशन ऐड होती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन ऐड होती है। ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे तो इसका जो साइज होता है, इसकी साइज छोटी होती है या छोटा है इसका साइज, ठीक है ना। लेकिन नॉमिनल जीडीपी का जो साइज होता है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, इसका साइज बड़ा होता है। ये रहा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में बेसिक डिफरेंस। इसको लिखवा दें, कितना समझ जाएंगे आप लोग? हाँ, नहीं होता है ना। इसको केवल हम लोग, उसी तो मैं बोला हूँ कि उसको बेस ईयर पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर, जनरली इसको फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है, इसीलिए इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए इस पर उसको क्या बोलते हैं, इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है। लेकिन मार्केट प्राइस पर निकाला जाएगा, जो चीज़ें महंगी होगी, अभी मैं हम लोग थोड़ा समझेंगे एग्जाम्पल से, अभी तो मैं केवल इतना समझा रहा हूँ, इतना चीज़ें समझ में आ गया ना। अब इसको थोड़ा हम लोग सब लोग लिख लिया, अब हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे। मान लेते हैं कि 2011 2012 का डाटा हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और इधर हम लोग लिख रहे हैं 2022 2023। ठीक है, तो समझेंगे। मान लेते हैं किसी भी चीज का एक प्रोडक्शन, किसी वस्तु का उत्पादन किया गया, प्रोडक्शन किया गया, 5 पीस प्रोडक्शन किया गया, यानी मान लेते हैं कि 2011-12 में 2011-12 में उस देश का जीडीपी टोटल 5, उस देश में टोटल 5 पीस किसी चीज का प्रोडक्शन किया गया। कोई दिक्कत? और उसका जो प्राइस है, उसका जो प्राइस है, मैं मान लेता हूं कि इसका प्राइस 5 रुपया मैंने रख दिया, या इसको 10 मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 10, और इसका प्राइस 5 रुपया है। तो अब मूल टोटल कितना हो गया? 50। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस देश में 2012-13 में उस देश का टोटल जीडीपी 50 रुपये का था। ठीक है, अब इधर मैं 3-4 कंडीशन रखूंगा, इसको समझना है। फिर मान लेते हैं कि प्रोडक्शन 22-23 में 10 पीस हुई, और इसका मूल्य बढ़ के अब 10 रुपया हो गया है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए,
अब टोटल इसका जीडीपी कितना हो गया है? 100 रुपये का जीडीपी हो गया है। तो कोई भी अगर आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा कि हम लोग का देश का जीडीपी कितना रुपया बढ़ा है? 50 रुपया बढ़ा है, यानी हम लोग का जीडीपी में 50 रुपये का ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर बोला गया कि क्या एक्चुअल ग्रोथ देश का हुई है 50 रुपया? मतलब अगर देखा जाए तो क्या एक्चुअल ग्रोथ इससे हुई है? दूसरा कंडीशन, यहीं पे दूसरा कंडीशन पहला मान लेते हैं। दूसरा कि 2022-23 में 12 पीस प्रोडक्शन किया गया और उसका मूल्य 10 रुपया रखा गया, ठीक है ना? तो टोटल कितना हो गया? 120 रुपीज। अगर इससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो अभी कितना वर्तमान में जाएगा? 70 रुपीज यहाँ पे जाएगा। तो कोई बोलेगा भाई 70 रुपये का देश में, हम लोग 22-23 में 70 रुपये का ग्रोथ हुआ है देश में जीडीपी का। एक कंडीशन और फिर बोला गया, अब यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री आए, बोले कि ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके देश में एक्चुअल ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक किया जाए, तो आइए एक बार हम लोग इसको बेस ईयर पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि बेस ईयर पर आपका क्या स्थिति है घर का। तो मैं इस कंडीशन को फिर यहाँ पर उठा कर रख रहा हूँ, इस कंडीशन को। तो 10 पीस उत्पादन किया गया और बेस प्राइस है इसका 5 रुपया। तो 5 रुपया से हम लोग इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 50 रुपया। तो बोला गया 50 रुपया 2011-12 में भी था और 2022-23 में भी 50 रुपया है। तो ग्रोथ कितना है? 0 रुपये ग्रोथ है। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे मेरा ग्रोथ 50 रुपये का हुआ है, यानी आपका रियल जीडीपी है, यानी आपका रियलिटी में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। बस ये जो ग्रोथ आपका दिख रहा है, ये सांकेतिक ग्रोथ दिख रहा है। ग्रोथ इसलिए दिख रहा है कि उस वस्तु का प्राइस बढ़ गया है, यानी महंगाई बढ़ गया है, सरकार के द्वारा टैक्स ले लिया गया है, तो आगे दिख रहा है कि 10 रुपये का है। और चौथा कंडीशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये वाला कंडीशन फिर उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। बोला कि चलो ठीक है, 12 पीस यहाँ पे उत्पादन किए हैं आप और बेस प्राइस पर निकालिए 5 रुपया पर, तो कितना हो गया? 60 रुपया। बोलेगे भाई चलो ठीक है, आप बोल रहे थे यहाँ पे कि 70 रुपया है, यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ आपका मात्र 10 रुपया दिखा रहा है। तो इससे दो कंडीशन निकल के आएगा कि किसी भी देश का जीडीपी ग्रोथ अगर हो रहा है तो उस देश में प्राइस बढ़ने का ग्रोथ हम लोग नहीं कहेंगे। अगर उस देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब उसको हम लोग एक्चुअल ग्रोथ कहेंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, केवल प्राइसेज बढ़ रही है, तो उसको हम लोग ग्रोथ नहीं कहेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन में केवल प्राइस बढ़ा है। देखिए यहाँ पे केवल प्राइस बढ़ा है, 10 है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल में तो कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे प्राइस बढ़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे 10 पीस उत्पादन हो रहा था, यहाँ पे 12 पीस हुआ, यानी 2 पीस उत्पादन ज्यादा हुआ है। और उसको बेस ईयर पर निकालें तो कितना हो गया? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी एक्चुअल ग्रोथ हम लोग का 10 रुपये का हुआ है, न कि 50, न कि 70 रुपये का। क्या इस बात को समझ गए? तो इसको एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए, समझ रहे तो मत लिखिए, आगे लिखिए। समझ में चीजें आ गई? कोई दिक्कत किसी को समझने में यहाँ पे? किसी को नहीं है? चलिए अच्छी बात। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी हम लोग समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं हरित जीडीपी। हरित जीडीपी होता क्या है समझेंगे। बोला गया क्या कि एक कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया कि देखा गया कि सारे देश केवल अपने उत्पादन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना, और कोई भी उस देश के, विश्व के पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहा है। तो पर्यावरण को अगर लगातार किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे तो पर्यावरण का भी ह्रास होता है। तो बोला कि चलो एक कॉन्सेप्ट लाया गया ग्रीन जीडीपी का। एक कहता क्या है ग्रीन जीडीपी, समझेंगे। ग्रीन जीडीपी ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी देश में किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज का उत्पादन करने से आपके पर्यावरण को क्षति पहुंची है, तो आपने कितने रुपये का क्षति पहुंचाया है उसका एक आप मार्केट प्राइस रखेंगे और अपने टोटल जीडीपी में से उस जितना अपने पर्यावरण को मतलब प्रदूषित किया है
उसको वहां से माइनस करेंगे, जो बच जाएगा उसी को हम लोग ग्रीन जीडीपी कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिर समझिएगा। मान लीजिए कि किसी देश का टोटल जीडीपी है 1,000 रुपया। किसी देश का टोटल जीडीपी कितना है? 1,000 रुपया है। और इसमें देखा क्या गया है कि 1,000 रुपये के टोटल जीडीपी में जो हम लोगों ने पॉल्यूशन फैलाए हैं, जो पॉल्यूशन हम लोग फैलाए हैं, वो फैलाए हैं, मान लेते हैं कि 200 रुपये का। तो टोटल जीडीपी में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, माइनस करें कितना बचेगा? 800 रुपये जो बच गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। क्या समझ गए जो मैं बोला हूं? कि ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया सिंपल, कि भाई आपने चीजों का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको देश का ध्यान भी रखना होगा, पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तब तो ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाएगा और एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी सारा। तो सारे देशों को बोला कि चलो ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट लाइए ग्रीन जीडीपी का। आपने जब भी किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो आप देखेंगे भाई आपने कितना पेड़ काटा, ठीक है ना, आपने कितना पर्यावरण को प्रदूषित किया। अगर 100 पेड़ काटे हैं तो फिर से आपको 100 पेड़ लगाना होगा। तो आप जितने चीजों का उत्पादन किए हैं, उस टोटल उत्पादित पैसों में से आप ये देखेंगे कितने रुपये का आपने पर्यावरण को प्रदूषित किया है, उतने रुपये को आपने जीडीपी से माइनस करेंगे, और उतना चीज फिर से पर्यावरण को उस लेवल पे लाने के लिए उतना काम आपको करना होगा, ताकि पर्यावरण फिर से उस लेवल पे आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। यही कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीडीपी का। तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा। इसको लिखवा दें कि समझ में आ गया चीजें? हो गया? तो इसको लिख लेंगे, इतना तो लिख लेंगे ग्रीन जीडीपी। ये जो समझ लीजिए पहले, इतना कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो पता तो होना चाहिए क्या बोल रहा है ग्रीन जीडीपी में। आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा, उससे पहले उसको काट देंगे, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तथ्य, और लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय, अगर पूछ दिया कि राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण क्यों है, तो हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण क्यों। यानी किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालना इतना जरूरी क्यों है, इसके बारे में लिखेंगे। राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें लिखेंगे एक लाइन। यह, यानी यह का मतलब राष्ट्रीय आय, यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य, किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के, या किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट में लिखेंगे यह नीति निर्माताओं को, यह नीति निर्माताओं को आय वितरण, लिखेंगे नीति निर्माताओं को आर्थिक वितरण, आर्थिक वितरण, कौमा आर्थिक विकास, कौमा आय वितरण, आय वितरण, कौमा जीवन स्तर के, जीवन स्तर के आकलन करने में सहायक है, आकलन करने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह राजकोषीय नीति, यह राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति, यह राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति
से संबंधित, मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फिर राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं। पहले लिखेंगे समग्र माप, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं में पहले लिखेंगे समग्र माप, समग्र माप। ठीक है, दूसरा लिखेंगे जीवन स्तर, बस शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ ये सब चीजें। जीवन स्तर, आगे लिखेंगे आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे नीति निर्माता, नीति निर्माण। ठीक है, और उसी में हम लोग आगे लिखेंगे राष्ट्रीय विकास, लिखकर डैश में 2 लाइन लिखेंगे राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में लिखेंगे आर्थिक विकास, लिखेंगे आर्थिक विकास समय के साथ, आर्थिक विकास समय के साथ राष्ट्रीय आय में, समय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, समय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का संकेत है। हो गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें लिखेंगे पहला, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय मापने का अनुमान, राष्ट्रीय आय मापने का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे दूसरा, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान VKR राव के द्वारा 1931-32 में लगाया गया था। नेक्स्ट वन लिखेंगे
राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय लगाने का राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको बड़ा समझाऊंगा, तो लिखेंगे आगे। राष्ट्रीय आय की स्थापना 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय आय की स्थापना 1949 में की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस P.C. थे। हाँ, नोबिस, पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट वन लिखेंगे। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट वन लिखेंगे। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेक्स्ट वन लिखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, आगे लिखेंगे। एक बार एक स्टार मार के लिखिए एक लाइन कि जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय देती है। जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय देती है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे मैंने 3-4 बात बताया है, उसको ध्यान रखना है। एक तो पूछेगा कि वर्तमान में किसके द्वारा की जाती है, तो एनएसओ के द्वारा की जाती है। और एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा काम करती है। और यही MSOPI ही जीडीपी डिफ्लेटर की रिपोर्ट जारी करती है। दूसरा बात मैंने यहाँ पर ये बताया है
कि अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, पहला अनुमान, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। कब? 1867 में, 1867-68 में लगाया गया था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने अपना योगदान, पहला बार अनुमान लगाया था। और इन्होंने ही, जब गरीबी हम लोग पढ़ेंगे तो गरीबी का भी अनुमान इन्होंने ही लगाया था सबसे पहली बार। दूसरा बात यहाँ बोलेगा कि अगर कि जो नेशनल इनकम है इसका पहला वैज्ञानिक अनुमान अगर पूछ दिया सवाल में कि वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, क्योंकि सब पहली बार मैं बोल रहा हूँ पहला अनुमान है, लेकिन पहला वैज्ञानिक अनुमान अगर सवाल पूछेगा तो है VK.R. राव के द्वारा। कब? 1931-32 में लगाया गया था। कोई दिक्कत? और अगर बोला कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था, कौन से मंत्रालय सबसे पहली बार लगाए थे, तो थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगाए गए थे। और एक और बात है कि 1949 में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की स्थापना की गई थी, और जिसके प्रथम अध्यक्ष PC महालनोबिस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत? PC महालनोबिस थे। और यहाँ पे फिर एक और समझेंगे, और यही PC महालनोबिस का जो इनका जो बर्थडे है वो है 29 जून। 29 जून इनका बर्थडे है, और इसी 29 जून को प्रत्येक साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है भारत में। तो अगर सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है भारत में, तो प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। यहां तक किसी को डाउट है? तो इतना हम लोग का रहा पूरा नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक नेशनल क्या होता है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या होता है, रियल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP क्या होता है, ठीक है, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, मापने की विधि राष्ट्रीय आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि क्या होता है। यानी इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना, मौद्रिक नीति। तो कल हम शुरू करेंगे मौद्रिक नीति। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।